तो चलिए, सबका स्वागत है हमारी कक्षा में। और यहाँ पे हम लोग देख नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या नाटक? कौन सा? अंधेर नगरी। हमारे यहाँ यूनिट चल रही है नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम लोग यहाँ पे हिंदी सिलेबस की तैयारी करा रहे हैं, हिंदी साहित्य की। और अभी हमारी यूनिट 8 स्टार्ट हुई है, कल ही स्टार्ट हुई है। तो अभी हम लोग इसका पहला नाटक पढ़ रहे हैं अपनी इस क्लास का। कौन सा? अंधेर नगरी नाम का नाटक, जो कि भारतेंदु जी का लिखा हुआ है। अब देखिए, चलो देखते हैं इसमें अंधेर नगरी में। कल हमने इसके 3 अंक पूरे कंप्लीट कर लिए थे। इसका प्रकाशन वर्ष अभी मैंने बच्चों से रिवीजन भी करवा लिया है, और जो ऑनलाइन बच्चे हैं आप लोग भी कर लीजिए। 1881 में ये प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु जी ने एक रात में और एक बैठक में ही, मतलब एक बार पे बैठने में ही इस नाटक की रचना तैयार कर दी थी। उसके प्ले करने के लिए ज़रूरत थी एक नाटक की, और उन्होंने तुरंत लिख के दे दिया था। ये नाटक बहुत एक कहना चाहिए प्रहसन, उसकी शैली जो है प्रहसन शैली में है, और एक व्यंग के रूप में भारतेंदु जी ने प्रस्तुत किया है। उस समय भारत की जो स्थिति थी वो यहाँ पे समझ में आ रही है। किसका शासन था? अंग्रेज़ों का। और कहीं ना कहीं अंधेर नगरी फिर से एक मिनट बेटा। तो ये अंधेर नगरी कहीं ना कहीं हमारे भारत की ओर ही इशारा किया, क्योंकि उस समय यहाँ पे शासन था अंग्रेज़ों का। तो चौपट राजा उनकी अंग्रेज़ों की शासन व्यवस्था के लिए यहाँ पे व्यंग रूप में उन्होंने कहा है। तो अभी हमने 3 अंक कल पढ़ लिए थे। मैं जहाँ से कल मैंने क्लास को ख़त्म किया था वहीं से अब स्टार्ट करती हूँ। चौथा अंक। अब चौथे अंक में जो स्थान है, स्थान सबके याद रखना। पहले अंक का स्थान था बाह्य प्रांत, दूसरे अंक का स्थान था बाजार, तीसरे का जंगल, और चौथे का है राजसभा। अब राजा, मंत्री और नौकर लोग यथा स्थान स्थित हैं। राजसभा है तो राजा की सभा दिखाई जा रही है, राज दरबार जैसा रहता है वैसा ही यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। और आप लोग अब नाटक में अपने मन में बिंब बना के चलिएगा, मतलब कि एक चित्र महसूस करिएगा कि ये नाटक आपके सामने ही प्ले किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे नाटक प्ले जो कर रहा है वो भी मैं ही हूँ, सारे पात्रों को भी मैं ही पढ़ रही हूँ। तो बस आप लोग महसूस कीजिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी वो आप तक मैं उन पात्रों को पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो चौथा अंक शुरू करते हैं। पात्र देख लीजिए। राजा, मंत्री और नौकर, ये सब लोग यहाँ पे अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनक से चौंक के घबराकर उठकता है। क्या कहा? सुपनखा आई है महाराज। भागता है। वो पान खाइए के नींद में रहता है, और वो क्या है? पीनक मतलब हल्का नशा, नींद के नशे में रहता है, और इसलिए वो चौंक जाता है। पान का सुन के उसको लगता है सुपनखा आई है। पनखा, यहाँ पे देख रहे हो, सु हटा दो, पनखा, और ये क्या कहता है? पान खाइए। तो उसको ऐसा लगा कि सुपनखा आई है। भागता है राजा। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। अब वो बेचारा पान सेवक पूछ रहा है, उसको 100 कोड़े लगाने का हुक्म दे रहे राजा। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तो तमोली पान लगा कर देता, न यह पुकारता। तो तब एक जो पान बनाते हैं ना, उन लोगों को तमोली कहा जाता है। यहाँ पे देखो आया है। तो इसका दोष नहीं है, तमोली का दोष उन्होंने बता दिया। अच्छा, तमोली को 200 कोड़े लगे। उसने कितना क्या हुक्म दिया? उसको पान बना के जिसने दिया था तमोली, उसको 200 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, तो सुपनखा को सजाओ। मंत्री कहता है। मंत्री उसको अच्छे से समझता था। राजा घबरा कर, फिर वही नाम? मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो। हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर, नौकर, शराब। अब ये शराब पी रहे हैं राजा यहाँ बैठ के। बेर बेर का मतलब है बार बार। दूसरा नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उलझ कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बनाकर पीता है। और दे। नेपथ्य का अर्थ होता है बच्चों पीछे से। दुहाई है का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। अच्छा, ये भी याद रखना बच्चों, जो हम लोग नाटक पढ़ते हैं ना, उसके कुछ शब्द, स्पेशल शब्द होते हैं उनमें। जैसे अभी यवनिका मैंने बताया, मतलब पर्दे को कहते हैं। और नेपथ्य कहा जाता है पर्दे के पीछे, मंच के पीछे से जो आता है। तो ये नेपथ्य कभी कभी अर्थ पूछ लिया जाता है। नेपथ्य से आवाज़ आती है दुहाई, दुहाई, दुहाई है दुहाई। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़कर लाते हैं। फरियादी, दोहाई है महाराज, दोहाई है, हमारा न्याय हो।
महाराज चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी नहीं होगा। बोलो क्या हुआ? जम मतलब यमराज की बात हो रही है। फरियादी, महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दोहाई है महाराज न्याय हो। अब देखो यहाँ पे एक पात्र कल्लू बनिया यहाँ पे नाम लिया गया है और बकरी। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक और जो नाटक है बकरी नाम का, सर्वेश्वर द्वार सक्सेना जी का, उसमें भी बकरी का जिक्र बार बार आएगा। तो बहुत से बच्चे ना इसको इसमें का जो कल्लू बनिया की बकरी है वो उस बकरी नाटक में टिक करके आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों के पात्र अलग हैं, भले बकरी दोनों में एक समान है। तो यहाँ पे जो फरियादी है क्या कहते हैं कि कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, तो उसके नीचे उस फरियादी की बकरी दब के मर गई है, वो न्याय लेने आया है, न्याय के लिए यहाँ पे आया है। राजा नौकर से, कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। अब देख लो राजा की मूर्खता, कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ के मंगा रहा है। मंत्री, महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका भाई लड़का दोस्त आशना जो हो उसे पकड़ लाओ। महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी दबकर मर गई। राजा देखो नशे में है, कुछ का कुछ अनर्गल बोल रहा है, तो बकरी भी नहीं बोल पाया है, पहले लड़की बोलता है फिर बरकी। क्यों दबकर मर गई? मंत्री समझा रहा है, महाराज बरकी नहीं महाराज बकरी। हाँ बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं अभी फांसी देता हूँ। कल्लू महाराज कहते हैं, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो। कल्लू को, अब वो मल्लू कह रहा है। कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ के लाते हैं। क्यों भी कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर कहते हैं, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी, इतना बेकार चूना बनाया। याद रखना, कल्लू पहले तो उसने किसको बुलाया? कल्लू बनिए को, उसके नीचे जिसकी बकरी मरी थी। फिर उसके बुलाया, वो उसने कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई। फिर कारीगर को बुला के लाते हैं। कारीगर ने किसके ऊपर डाल दिया? चूने वाले के ऊपर। अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सुपाड़ी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई? अब बकरी को कुबरी कह रहा है। चूने वाला, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। तो ये भिश्ती का पात्र आपको आगरा बाजार में भी दिखेगा, ठीक है। तो अब इसने भिश्ती के ऊपर पूरा ब्लेम कर दिया कि उसने ज़्यादा पानी डाल दिया चूने में, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। अच्छा, चुन्नी लाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चूने वाले को चुन्नी लाल बोल रहे हैं। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? अब देखो क्या से क्या बोल रहा है। दीवार गिर गई, बकरी मरती है, यहाँ पे उल्टा बोल रहा है कि बकरी गिर पड़ी, दीवार दब गई। भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मतलब जिसमें पानी भरा रहता है ना, बैग सा जो रहता है, वो बहुत बड़ी बना दी कसाई ने, वो चमड़े की रहती है। अच्छा राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, अब कसाई को लाते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? महाराज की एक्टिंग अच्छी कर रहे होंगे जो भी करेगा। राजा, अच्छा कसाई कहता है, महाराज गडेरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। कसाई क्या सफाई देता है कि मुझे एक टके में ही इतनी बड़ी भेड़ दे दी कि उसके पास उसका चमड़ा इतना ज़्यादा था कि बड़ी बन गई मशक। अच्छा, कसाई को निकालो, गडेरिया को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया लाया जाता है। क्यों बे ऊँख पौड़े के गडरिए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसे देखने में मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। उसने बता दिया कि कोतवाल साहब की सवारी उधर से जा रही थी, मैं उनको देखने लगा और मैं गलती से मैंने बड़ी भीड़ भेज दी, ध्यान नहीं रहा छोटी बड़ी का। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को भी सरब मुहर पकड़ कर लाओ। कोतवाल को उसने तुरंत क्या क्या मंगाया है, और ये सरब मुहर मतलब तुरंत। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर आता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिया ने घबराकर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया?
कोई हंस नहीं रहा, क्या पता इतने दरबार में कोई सच, क्योंकि अंधेर नगरी है ना, नहीं तो कोई समझदार लोग होते तो कितना महाराज के ऊपर हंस डालते। कोतवाल, महाराज महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा नहीं हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। अभी देखिए मंत्री यहाँ पे दिखाया है थोड़ा बुद्धिमान, उसको टेंशन है कि इसने पूरे नगर के ऊपर डाल दिया कि नगर के इंतजाम के वास्ते गया है, तो अब ऐसा ना हो कि जो महाराज है, जो क्या कहते हैं चौपट राजा है, वो पूरे नगर को ही फांसी देने का हुक्म दे दे। कोतवाल से, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला? मंत्री ने बात बदल दी अब। राजा, हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाला कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल कहता है, महाराज महाराज कुछ नहीं, महाराज महाराज ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त, न्याय हो गया इनका। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। राजा जी अकेले चल भी नहीं पा रहे हैं, और अब यवनिका गिरती है, मतलब पर्दा फिर से गिर जाता है। अब है 5वां अंक। 5वें अंक में फिर एक गीत आ जाता है। स्थान है अरण्य। अरण्य कब आता है ये पूछा भी जाता है, तो ये अरण्य आता है कहाँ पे? 5वें अंक में। ये ध्यान रखना, जो तीसरा अंक है वो जंगल है, और अरण्य का पर्यायवाची जंगल भी होता है, ठीक है। तो तीसरे अंक में जंगल इन्होंने नाम दिया है, और 5वें अंक में अरण्य स्थान नाम दिया है। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। राग काफ़ी, ये भी कभी ये भी पूछा गया था, राग कौन सा राग है ये वाला, अंधेर नगरी वाला जो गीत है, तो ये काफ़ी राग में गाया गया है। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। कुछ कह रहे हो क्या बेटा? पूछा गया था एक बार एग्जाम में, राग के ऊपर भी प्रश्न आ जाते हैं। हाँ बेटा आया था। तो ये काफ़ी राग में है। अंधेर नगरी टाइटल वाला ही गीत याद रख लेना। तो अंधेर नगरी है, अनबुझ राजा है, टका शेर भाजी है, टका शेर खाजा है। नीच ईच सब एक ही ऐसे, जैसे भणुए पंडित तैसे। सब बराबर है इसकी नज़र में, कोई एक छोटा बड़ा नहीं है। कुल मर्जाद ने मान बढ़ाई, सब एकते से लोग लुगाई। सब एक जैसे ही हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये वाली पंक्ति देखो यहाँ ले ली गई है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। बेश्या जोरू एक समाना, बकरी गौ एक करी जाना। साचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले। वाह, देखो यहाँ पे ऐसा राज्य है राजा का जहाँ पे सच्चे लोग हैं उनको मार दिया जाता है, और जो छली हैं दुष्ट लोग हैं वो सिर पे चढ़ के बोलते हैं राजा के। प्रगट सभ्य अंतर छलधारी, सोई राजसभा बल भारी। साच कहते पनही खावें, जूता, पनही माने होती बच्चों जूता। और झूठे बहुविधि पदवी पावें। झूठे लोग आज का समय ऐसे ही चल रहा है। छलियन के एका के आगे, लाख कहो एक कहूँ नहीं लागे। भीतर हुई मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। मलिन माने गंदा। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अमले अरुप्यादे। अंधा धुंध मच्यो सब देसा, मानहु राहत राजा राहत विदेश। ऐसा अंधाधुंध मचा हुआ है राज्य में, ऐसा लग रहा है राजा यहाँ रहते नहीं है, विदेश में बस गए हैं। गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु निरप्ति विधर्मी कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। गोवर्धन दास जी ये गीत गा रहे हैं। अब यहाँ पे चौपट राजा की जगह अनबुझ राजा लिख दिया है, कुछ जिसको अकल ही नहीं है। बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़ी है कि कुछ डर है। रोज़ मिठाई चबाना, मज़े से आनंद में राम भजन करना। वो अपनी बहुत खुश है कि इतने कम सस्ते पैसे में ही उसको यहाँ पे भरपूर मिठाई खाने मिल रही है। बहुत सस्ता राज्य है, वो भी ये सोच के बहुत खुश है। अभी देखो इसके ऊपर कैसे बिजली गिरती है। मिठाई खाता है। 4 प्यादे 4 ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो सोचता है कि यहाँ बढ़िया चल रहा है, तब तक राजा के 4 सब सिपाही आके उसको घेर लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है इससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। उसको पता ही नहीं है क्यों फांसी पे इसको चढ़ाने ले जा रहे हैं। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी?
दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। मोना को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोगों का पढ़ा हुआ है ऐसे। तो अब उसको किस लिए फांसी के लिए ले जा रहे हैं, उसका दोष क्या बताया उन लोगों ने कि आप मोटे हैं इसलिए फांसी हो रही है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। पहला प्यादा, अब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें? गोवर्धन दास, अरे बाबा क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? फिर से पहले वाली कही है, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं, हुक्म बजाने वाले हैं। तब भी बाबा क्या बात है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? उसको यकीन नहीं हो रहा कि उसको फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। पहला प्यादा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। अब समझ लो सीक्रेट यहाँ पे रिवील हो रहा है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। यहाँ तक हमने चौथे अंक में देख लिया था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो उसको फांसी का फंदा बड़ा हुआ क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो। कोतवाल साहब दुबले हैं तो अब फांसी किसी न किसी को तो देनी है क्योंकि बकरी मर गई है, तो किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को तो सज़ा होनी जरूर है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, तो क्या कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? अब बच्चों देखो इसमें भी कितना बड़ा व्यंग छुपा हुआ है। इतना अंधेर है उस नगरी में कि कोई राजा के डर के मारे मोटा ही नहीं हो पाता है। सुख सुविधाओं पे नहीं जाना चाहिए। देखो इसमें दो बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटाता ही नहीं है, न्याय उसका राजा का न्याय ऐसा है कि कोई मोटा ही नहीं हो पाता। दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर पर लग रहा है, मतलब कि क्या पता कुछ ऐसा कह दे कि हम लोग न फंस जाएं। और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। ये तीनों कारण उन्होंने बता दिए पहले प्यादे ने, उनके राज्य की विशेषता कि पहले तो बात तो राजा के जो न्याय है, जो है राजा जो बेवकूफ़ी वाला न्याय करता है उसके डर से कोई मोटा ही नहीं होता, सबको मतलब कि कोई दोषी है या निर्दोष है सबको फांसी की बात करता है। दूसरी बात कि अगर किसी और को पकड़ेंगे तो जैसे कि बात बनते बनते कहाँ तक आ गई, कोतवाल साहब के ऊपर ही आ गई, तो कोई और क्या, क्योंकि वो लोग राजा को जानते हैं तो कोई कुछ भी बात बना देगा, ऐसा ना हो कि प्यादे लोग ही फंस जाएं। तीसरी बात कि उस राज्य में बच्चों साधु महात्मा लोगों की ही दुर्दशा थी, है ना, तो उस बाकी लोग तो सब चालाक थे, सब अपना जानते थे, बचना चाहते थे, इसलिए इनको पकड़ लिया गया। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ने माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। गुरुजी ने उनको समझाइश दी थी तुम नहीं माना, अब भोगो। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बे अपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं और फिर यहीं पे यवनिका गिर जाती है। ये होता है 5वां अंक समाप्त। अब आ जाता है छठा अंक। छठा अंक है बच्चों शमशान का, आखिरी अंक शमशान पे खत्म होता है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश होता है, उसको पकड़ के ले आते हैं। अब गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, अरे भाइयों कुछ तो धर्म विचारो, अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय, रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है, यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, मतलब कोई मतलब नहीं है शोर करने का, क्यों शोर करता है, चुप रह। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना। बेटा जब आता है ना समय कठिन तभी गुरु की और ईश्वर की याद आती है। अब उसको समझ में आ रहा है गुरुजी ने सही कहा था, दूरदर्शी थे, समझ लिया था कि ये नगरी उसके रहने लायक नहीं है, अब पछता रहा है। उसी का यह फल है, गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर में न रहना चाहिए, यह मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है। अरे इस नगरी में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचावे, गुरुजी कहाँ हो, बचाओ बचाओ गुरुजी। रोता है, सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरुजी, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है। उसकी बात गुरुजी तक पहुंच जाती है, वो अचानक से वहाँ आ जाते हैं शमशान घाट में। देखो शमशान का ही दृश्य है ना, पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे
गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ बचाओ भाई। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तैने मेरा कहना न माना, मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं। पैर पकड़ कर रोता है। अब अंत समय, उसका मृत्यु एकदम नज़दीक है, तो अब उसको अपना पछतावा हो रहा है अपने निर्णय का, और रो रहा है। गुरुजी बोलते हैं कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, भौं चढ़ाकर गुस्से से देखते हैं सिपाहियों को, सुनो मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, मतलब तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। अब वो गुरुजी ने उसके कान में कुछ कहा और अब वो एक्टिंग उसकी शुरू हो गई, सामने सबके क्या कह रहा है, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाए नहीं मानता, हम बूढ़े भाई, हमको जाने दे। गोवर्धन दास कहता है स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति या गति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। पहला सिपाही, भाई ये क्या माज रहा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा, हम भी नहीं समझ सकते कि ये कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल सब आते हैं। अब राजा भी आ जाता है। जब इन लोगों को ऐसे सुनाई दे, सब खबर फैल जाती है कि गुरु शिष्य आपस में लड़ रहे हैं फांसी चढ़ने के लिए। राजा आता है, यह क्या गोलमाल है महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, गुरु कहता है मैं पड़ूंगा, मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। सिपाही उसको बताता है। राजा बोलता है, मुझे राजा का डायलॉग पढ़ने में बहुत वो लग रहा है। चलो बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। गुरुजी कहते हैं, राजा इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मतलब ये ऐसा मुहूर्त है इस समय फांसी का कि जो मरेगा सीधे बैकुंठ पहुंच जाएगा। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। मंत्री जी भी आ गए, हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। मतलब सब ऐसे ही हैं, राजा टाइप के हैं। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के आछत मतलब रहते, और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। गुरु जी कहते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप ही नशे जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकड़ी पर खड़ा करते हैं, जहाँ पे जो पटा रहता है जिस पे से फांसी पे लटकाते हैं, और पर्दा गिर जाता है। ये थी बच्चों कहानी, ये था नाटक की, इस नाटक की अंधेर नगरी की। तो आपको समझ में आई। ये देख लो लास्ट में जो होता है, ये इस दोहे पे यहाँ पे समाप्त होता है कि जहाँ न धर्म न बुद्धि न है, जहाँ ना तो धर्म है और ना ही बुद्धि है, जहाँ कोई नीति नहीं है, ना ही कोई समाज में सज्जन है, तो ऐसे ही आपो ही नशे जैसे चौपट। ये वहाँ पे ऐसे ही अपने आप ही नष्ट हो जाता है, जैसे कि ये चौपट राज नष्ट हो गया, राजा ही नष्ट चला गया है ना। तो अब ये राजा को फांसी हो गई। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने अपने बारे, सत्य प्रकाश मिश्र ने जो संपादक रहे इसके, उन्होंने लिखा है कि यह नाटक इस अर्थ से समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमानेपन पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। रंगकर्मी और कुशल निर्देशक इस नाटक में बहुत कुछ समावेश कर सकने की क्षमता का इस्तेमाल करके अपने समय की समस्याओं को रेखांकित करते हुए उसका उत्तर खोज सकते हैं। सत्य प्रकाश मिश्र का ये कथन था। तो ये था बच्चों नाटक, आप लोग को समझ में आ गया होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर बताना। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो सब मैंने आपको इस क्लास में, भले ये 2 पार्ट में रही हो क्लास, और आपको एक एक मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ के ये नाटक समझा दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि ये नाटक आपसे कभी इससे संबंधित कोई प्रश्न गलत होगा या इससे चीज़ें कुछ भूल पाओगे, और एक बार अपने से भी पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो आप लोग बात कर सकते हो। अभी मैं क्लास को पॉज कर रही हूँ, वीडियो को। चलिए, तो इसी के साथ ही आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। एक नाटक आज कंप्लीट हो गया है और कल की क्लास में हम लोग दूसरा नाटक स्टार्ट करेंगे। इन्हीं का है भारतेंदु जी का, कौन सा, भारत दुर्दशा। ठीक है, तो कल उपस्थित जरूर रहिएगा और बने रहिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, बाय बाय।